Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second part of the lesson Memories of Childhood. We too are human beings, written by Bama. So, as usual, let me brief you about the writer. Bama ये एक दलित राइटर और टीचर थी जिनका बर्थ हुआ 14 मार्च 1958 में। इन्होंने 3 मेन वर्क्स अपने पब्लिश किए थे। एक ऑटोबायोग्राफी थी कारुक्कु 1992 में, एक नॉवल था संगति 1994 में और एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का कुसुम्बकारन 1996 में। ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो अभी हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी कारुक्कु से लिया गया है। बेसिकली कारुक्कु मीन्स होता है पामिरा लीव्स जिनके सेरेटेड एजेस होते हैं बोथ साइड्स में। सेरेटेड मीन्स जो काट देते हैं हाथ, ठीक है, शार्प होते हैं, वो डबल एज सोर्ड्स की तरह काम करते हैं वो। लेकिन ये एक पन है, कारुक्कु पन मीन्स डबल मीनिंग वर्ड है और इसका जो दूसरा मीनिंग है एम्ब्रियो और सीड, न्यूनेस, रिवाइवल इन अ वे कह सकते हैं। तो यहाँ इसके कारुक्कु के 2 मीनिंग है, पामिरा लीव्स जिनकी सेरेटेड एजेस हैं और जो डबल एज सोर्ड की तरह है, और दूसरे इसका मीनिंग है एम्ब्रियो, सीड्स या रिवाइवल, न्यूनेस, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द लेसन। अब ये राइटर कह रही है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी, 3rd क्लास में थी, तो ओपनली मैंने नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में, लेकिन मैंने इसे देखा था, फील किया था, एक्सपीरियंस किया था और मुझे ह्यूमिलिएट भी किया गया था। कह रही है एक दिन मैं ना स्कूल से घर की तरफ वॉक ले रही थी, मेरा ओल्ड सा बैग मेरे शोल्डर्स पे हैंग हो रखा था। तो कह रही है कि जनरली ना 10 मिनट का रास्ता था, बट मुझे अक्सर आधा घंटा लग जाया करता था। और क्यों लग जाया करता था? डॉडल करती हुई आती थी, स्लो सी बहुत ज्यादा आती थी। क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारी चीजें स्ट्रीट्स पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें देखने के लिए रुक जाया करती थी। कुछ फन, कुछ गेम्स, कुछ एक्सेंट्रिक सी चीजें, ऑडिटीज मीन्स एक्सेंट्रिक स्ट्रेंज सी चीजें, या नॉवेल्टीज मीन्स कुछ इसे लगता था ओरिजिनल सी चीजें, तो उन सब में खो जाया करती थी। स्लो चलती थी तो 10 मिनट्स के बजाय 30 मिनट्स में घर पहुंच पाती थी। अब ये क्या चीजें देखा करती थी वो भी बताया कि कभी मंकी परफॉर्म कर रहा है और कभी ये स्नेक चार्मर को देखती थी कि कभी वो उसे बॉक्स में बंद कर लेता था और कभी स्नेक उसमें से निकल आता था, तो वो भी इसे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता था। या फिर एक साइकिलिस्ट जो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली पेडलिंग कर रहा है और सुबह से लेकर रात तक वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसके जो शर्ट पे कुछ रुपीज पिन कर दिए जाते हैं उसे एंकरेज करने के लिए, या फिर उसे कहीं स्पिनिंग व्हील्स मिल जाते थे। स्पिनिंग व्हील्स क्या, जो गांधी जी यूज करते थे कॉटन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो इसे देखने को मिल जाता था। कभी मारियाटा टेम्पल जिसमें बहुत ह्यूज सी बेल लटकी हुई रहती थी, उसकी आवाज आने लगती थी, या फिर कभी मंदिर के जस्ट बाहर पोंगल ऑफरिंग्स इसे देखने को मिल जाती थी। गांधी जी के स्टेचू के पास ड्राइड फिश का स्टॉल देखने को मिल जाता था, या स्वीट स्टॉल, या स्टॉल जो फ्राइड स्नैक्स बेच रहे होते थे, या उसके आसपास बहुत सारी शॉप्स। तो ये सारी चीजें इसके लिए एक्साइटिंग थी। या वो स्ट्रीट लाइट जो डेमोन्स्ट्रेट करती थी कि वो ब्लू से वायलेट हो जाती थी, या वो नारिकुरा वैन जो हंटर जिप्सी जिसके अंदर लेम्यूर होते थे, ठीक है, या फिर वो नीडल बेचने वाली शॉप, या क्ले बीड्स, या कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग बेचते रहते थे। और वो बोल रही है ऑन एंड ऑन, मैं बता सकती हूँ कि स्ट्रीट्स पे क्या क्या देखने को मिलता था, कितनी ज्यादा वेराइटी। तो ये सारी चीजें इसके लिए एक्साइटिंग थी, वो उन्हें देखने के लिए रुक जाती थी और लेट हो जाती थी। कभी कभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ जाते थे और अपने माइक से बहुत लाउड और अग्रेसिव स्पीचेस दिया करते थे, या फिर उसे स्ट्रीट प्ले दिख जाता था, या फिर पपेट शो दिख जाता था, या फिर नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट शो देखने को मिल जाता था। दो ये रोज नहीं होते थे, टाइम टू टाइम होते थे, बट वो कह रही है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसे एंटरटेनिंग मिल ही जाता था स्ट्रीट पे, और जो उसे स्टैंड स्टिल पे ले आता था, शॉक्ड हो जाती थी, वो मूवी नहीं कर पाती थी वहां से। और इसके अलावा जो कॉफी क्लब्स थे बाजार में, वो किस तरीके से एक टम्बलर को ऊपर ले जाते थे और दूसरे टम्बलर में कॉफी डालते थे, इस तरीके से जो करते थे, तो उसे बहुत पसंद आता था वो भी। या फिर किस तरीके से लोग शॉप के सामने बैठ के अनियंस चॉप करते थे और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते थे, जिससे कि वो अनियन चॉप करने से जो आंखों में आंसू आने लगते हैं ना, उससे वो बच पाए। या फिर दूर एक आमंड ट्री जिसके फ्रूट्स कभी कभी नीचे गिर जाते थे, और वो कह रही है कि ये सारी की सारी साइट्स मुझे रोक लिया करती थी आगे जाने से। और फिर अकॉर्डिंग टू सीजन बहुत सारे फ्रूट्स होते थे वहां, जैसे मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गुआवा एंड जैक फ्रूट। रोज देखती थी ये कि वहां स्वीट्स बेची जा रही हैं और डिलीशियस फ्राइड स्नैक्स बेचे जा रहे हैं। पायसम डिश होती है, एक हलवा या टैमरिन सीड्स जो होते हैं, इमली के जो सीड्स होते हैं वो बॉइल्ड,
या फिर आइज्ड लॉलीज। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी देखने में। यही सब नोटिस करते करते ये एक दिन अपनी स्ट्रीट तक पहुंची। इसका बैग इसके शोल्डर पे ही हांग था। तब तक ऑपोजिट कॉर्नर पे इसने देखा एक थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप किया गया था। वहां जो लैंड ओनर था, एक सैक स्प्रेड किया गया था स्टोन लेज पे, मतलब एक स्टोन था ऊंचा सा, वहां पे सैक बिछाया गया था। वो उसके ऊपर बैठ के सारा का सारा प्रोसीडिंग देख रहा था। इनके स्ट्रीट के जो लोग थे वो हार्ड वर्क कर रहे थे, कैटल ड्राइव कर रहे थे। ये थ्रेशिंग क्या होता है बेटा? थ्रेशिंग क्या होता है कि ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो थ्रेशिंग है। अब आजकल तो थ्रेशिंग मशीन्स आ गई हैं, लेकिन उन दिनों क्या होता था कि वो जो पूरा क्रॉप्स हैं, वो जो ग्रेन्स हैं, वो नीचे डाल दिए जाते थे और उसके ऊपर कैटल्स राउंड एंड राउंड चलते थे कंटिन्यूअसली। तो ग्रेन अलग हो जाते थे और स्ट्रॉ अलग हो जाता था। तो वही वो बोल रही है कि इनके जो लोग हैं ना, वो कैटल ड्राइव कर रहे थे राउंड एंड राउंड, और जो एनिमल्स हैं उन्हें मजल किया हुआ था, उनका मुंह बांधा हुआ था जिससे कि वो स्ट्रॉ ना खा लें। और वो कह रही है कि कुछ देर के लिए मैं वहां खड़ी होके वो जो फन था वो वॉच कर रही थी। और तभी इसने देखा कि इनके स्ट्रीट का कोई एल्डर जो थोड़े बड़े थे एज में, वो बाजार की डायरेक्शन से यहाँ आ रहे थे। कहाँ? जहां ये थ्रेशिंग सेट था। लेकिन जिस तरीके से वो जो एल्डर थे वो आ रहे थे, वो कह रही है कि मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही थी ना, उनका वे ऑफ वॉकिंग देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। इसे बहुत ज्यादा फन लग रहा था। वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं जोर जोर से हंसने लगूं, क्योंकि एक छोटा सा पार्सल लेके वो आ रहे थे और इस तरीके से झुक के चल रहे थे, तो इसे अजीब लग रहा था। हंसी आ रही थी कि इतना भी हैवी नहीं है कि वो इतना झुक के चल रहे हैं उस छोटे से पार्सल को लेके। कह रही है कि मैंने अंदाजा लगाया कि उस पैकेट में, उस पार्सल में या तो वडाई होंगे या बनाना भज्जी होगी, क्योंकि उसका जो कवर था, उसका जो पेपर था, वो स्टेन्ड था ऑयल से, दाग लगे हुए थे ऑयल के। तो इसे ये एहसास हुआ कि शायद या तो वडाई होगा या तो बनाना भज्जी होगा। और वो वहां आया स्ट्रिंग से उस पैकेट को पकड़े हुए था। ठीक है, उसने टच नहीं किया हुआ था उस पैकेट को। किसने? वो जो एल्डर लेके आ रहा था पार्सल। और ये वहां खड़ी होकर ये सोच रही थी कि अगर ये पार्सल इस तरीके से पकड़ेगा तो ऐसा तो नहीं कि ये गिर जाएंगे वडाइज, है ना, वो पेपर का जो रैप है वो खुल जाएगा और वो वडाइज गिर जाएंगे। तो इसे अजीब लग रहा था कि क्यों इस तरीके से होल्ड किए हुए, इसे रीजन नहीं पता था। अब इसने क्या नोटिस किया कि वो जो एल्डर था वो लैंडलॉर्ड के पास गया, उसने बाउ लो किया, थोड़ा सा वो झुका, बाइज्जत इज्जत से उसने वो कप किए अपने हैंड और वो उसे ऑफर किया। किसे? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड ने वो पैकेट लिया और उसने वडाई खाना शुरू कर दिया। और ये सब देखने के बाद अल्टीमेटली ये घर पहुंच गई। इसका बड़ा भाई घर पे ही था, तो इसने वहां जाके ये पूरा जो इंसिडेंट था इसके कॉमिक डिटेल्स के साथ उसे नरेट कर दिया। और वो कह रही कि अभी भी जब मैं याद कर रही हूँ कि किस तरीके से वो चल के आ रहा था और किस तरीके से उसने गेम बना लिया था एक छोटे से पार्सल को वहां से लेके आने के लिए, कह रही अभी भी मेरी जो हंसी थी ना वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन अन्ना साउथ इंडिया में बड़े भाई को बोलते हैं, तो वो बोल रही है कि लेकिन अन्ना खुश नहीं थे। और फिर अन्ना ने इसे बताया कि वो कोई फन नहीं था। जिस तरीके से वो जो पार्सल हमारा जो एल्डर थे हमारे स्ट्रीट के वो जो लेके जा रहे थे, वो फन नहीं था। और उसने बोला कि वो लोग जो लैंड ओनर हैं, वो सारे लोग समझते हैं कि वो अपर कास्ट है और जो इनकी स्ट्रीट पे रहते हैं लोग वो लोअर कास्ट है। तो वो नहीं चाहते कि वो उन्हें टच करें, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, ऐसा बिलीफ है कि अगर वो हमें टच करेंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे। और यही रीजन था कि एल्डर ने उस पार्सल को टच नहीं किया, स्ट्रिंग से पकड़ा था। और राइटर बोल रही है कि जब मैंने ये सुना, जब मुझे पता चला, अब मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, रादर मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और वो अब बोल रही है कि कैसे कोई इस बिलीफ के साथ रह सकता है कि अगर हमने वो पार्सल हाथ से पकड़ लिया तो वो पॉल्यूट हो जाएगा या डिस्गस्टिंग है। दो वो जो वडाइज थे पहले बनाना लीफ में रैप्ड थे और उसके बाद एक पेपर में रैप्ड थे। वो इतनी ज्यादा प्रोवोक्ड हो गई, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि जाए यहां से सीधे और उन वडाइज को टच करके आ जाए। और अब वो बोल रही है कि क्यों हम लोगों को इनके लिए ये वडाइज लेने के लिए जाना है, क्यों ही जाए हम। तो राइटर बोल रही है कि क्यों हमारा इतना इंपॉर्टेंट एल्डर हमारी स्ट्रीट का क्यों इतना मीकली डरा हुआ सा शॉप पे जाता है, इन लोगों के लिए वडाइज खरीदता है और उसे स्ट्रिंग से पकड़ता है और रेवरेंटली इतनी ज्यादा इज्जत के साथ बव होते हुए, श्रिंक होते हुए उसे ऑफर करता है लैंड ओनर को, जो कुछ भी नहीं कर रहा था, बैठ के बस वो जो सारे वडाइज थे वो अपने मुंह में स्टफ कर रहा था। और इस सोच की वजह से इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इन्फ्यूरिएटेड मींस बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और अब वो बोली कि क्यों घमंड है इन लोगों को, क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं अपने आप को, क्या ही सोचते हैं ये अपने आप को, सिर्फ इसलिए कि इनके पास हमसे ज्यादा पैसे हैं। और ज्यादा पैसे होने का क्या ये मतलब है कि सारी ह्यूमन फीलिंग्स इनमें से खत्म हो गई हैं? लेकिन हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और फिर वो बोली कि हमारे लोगों को इन लोगों के लिए, ये पेटी अरांस के लिए नहीं जाना चाहिए। अरांस मीन्स
a short journey undertaken in order to deliver or collect something. जैसे हम लोग जाके शॉप से कुछ चीज, मम्मी नहीं बोल देती हैं कि जाओ बेटा ये खरीद के ले आओ, ये errands होते हैं। तो वो बोल रही कि हमारे लोग क्यों ये petty errands करेंगे इन लोगों के लिए, Why should they? और बोल रही है कि हम लोगों को उनके फील्ड्स में काम करना चाहिए और जो वेजेस हमें मिलते हैं, मींस पर डे काम करने का जो पैसा मिलता है इंटर्न, वो ले और वापस अपने घर आ जाएं। हमें क्या जरूरत है ये errands करने की। कह रही है ये जो मेरे बड़े भाई हैं, अन्ना हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे सिटी में और यहाँ छुट्टियों में आए थे और वो जनरली जो पड़ोस का विलेज था वहां लाइब्रेरी में जाया करते थे बुक्स बोरो करने के लिए। इरिगेशन टैंक के बैंक्स के अलोंग एक दिन वो वापस घर आ रहे थे तो लैंडलॉर्ड के कुछ बंदे उसके पीछे से आए और क्योंकि वो जो अन्ना का फेस था अनफेमिलियर था, वो गांव में तो रहता नहीं था, तो उससे उन्होंने पूछा कि आप कौन है और अन्ना ने बता दिया अपना नाम। अन्ना ने जब नाम बता दिया तो दूसरे आदमी ने फौरन पूछा कि आप कौन से स्ट्रीट पे रहते हैं। अब ये स्ट्रीट पूछने का पॉइंट क्या था कि वंस उसे ये पता चल जाता है कि ये कौन से स्ट्रीट पे रहते हैं तो उसे उसकी कास्ट का पता चल जाएगा। और अन्ना ने, उसके बड़े भाई ने उसे ये सब बातें बताई और फिर उसने ऐड किया कि क्योंकि हम इस कम्युनिटी में हमारा बर्थ हुआ है तो हम लोगों को कभी भी ऑनर, रेस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं मिला है। हम सब लोगों को स्ट्रिप करके रखा हुआ है, रिमूव कर दिया इन सब चीजों से, कभी भी हमें इज्जत नहीं मिली है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं और प्रोग्रेस करते हैं तो ये सारी जो इनडिग्निटीज हैं, जो ये सारा एम्बैरसमेंट है, ये हम दूर फेंक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मींस इनसे बाहर आ सकते हैं। तो उसने राइटर को एडवाइस किया कि स्टडी हार्ड, ठीक है, एंड लर्न ऑल यू कैन, ठीक है, तो जितना ज्यादा हार्ड वर्क हो सके उतना करो। उसने कहा कि अगर तुम अपने लेसन्स में सबसे आगे रहोगी तो अपने अकॉर्ड, अपनी ही कन्वीनियंस के लिए लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे। और कहा वर्क हार्ड एंड लर्न, मेहनत करो और पढ़ो। और वो जो शब्द राइटर बोल रही हैं, वो जो मेरे बड़े भाई ने, अन्ना ने मुझसे जो शब्द कहे थे, उन्होंने मेरे ऊपर डीप इम्प्रेशन डाला, काफी गहरा असर किया। और वो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकती थी, एकदम फ्रेंजी, जैसे उसकी लाइफ में कोई और एम ही ना हो, इस तरीके से उसने पढ़ा। और जैसा कि अन्ना ने बोला था इससे, तो ये अपनी क्लास में फर्स्ट आई और यही वजह रही कि क्लास के बहुत सारे बच्चे इसके friend ho gaye. This is how we have come to the end of explanation of this story. If you feel education can change society, comment humanity first. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the next video. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.